हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन एंड सेफ ऑल स्टूडेंट्स एट देयर होम। मैं तनवीर सर आदर्श मिशन हाई स्कूल से स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 1 जो है रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन एंड उसके इक्वेशन के बारे में स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने जीवन में रासायनिक अभिक्रिया डेली लाइफ में हमारी बहुत होती है, लेकिन हमें उसके बारे में पता होता नहीं। तो उसी के स्टूडेंट्स कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, वो देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे टिक किया हुआ है, गर्मियों में कमरे के तापमान दूध को खुला छोड़ देने पर उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, एक तरह की प्रोसेस यानी रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। जैसे लोहे में तवा, तसला अथवा तो कील को अगर आप वायुमंडल यानी हवा में कहीं बाहर रख देते हैं तो स्टूडेंट्स उस पर क्या होता है, जंग लग जाता। तो ये भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद अंगूर का स्टूडेंट्स अगर आप बाहर रखते तो अंगूर का क्या होता है, क्यूबन हो जाता। तो ये भी उसकी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। जिस तरह भोजन यानी कच्चे भोजन को जब हम पकाते हैं तब वो पक जाता है, तो ये भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ तक कि हम जो भोजन खाते हैं वो भोजन क्या होता है, हमारे शरीर में पच जाता। तो स्टूडेंट्स ये भी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ तक कि हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, ये भी स्टूडेंट्स एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो वही यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद स्टूडेंट्स आगे दिए हुए प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति और पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। जैसे कि स्टूडेंट्स, जब भी किसी पे रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उस वस्तु की यहाँ पे प्रकृति और पहचान जो होती है वो बदल जाती है, और रासायनिक परिवर्तन ऐसा होता है वहाँ पे हमें ऐसा मालूम पड़ जाता है। क्योंकि हमने देखा है कि पदार्थ की भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ये हमने क्लास 9th में जो है वो पढ़ चुका है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स एक यहाँ पे क्रियाकलाप दे दिया है, 1.1 दे दिए गए, जिसके अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मैग्नीशियम जो है रिबन को ले लिया गया। अब उसे जो है बर्नर की हेल्प से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसे जलाया जाता है। तो जो मैग्नीशियम रिबन जो होती है उसका चूरन जो होता है यहाँ पे, वो चूरन जो होता है वो नीचे यहाँ पे जो कांच की प्लेट में यहाँ पे क्या होता है, आके गिर जाता है। और मैग्नीशियम रिबन जो होती है, Mg जो होती है, वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और उसका जो यहाँ पे दहन होने से मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो ग्लास चूरा जो होता है वो उसे ग्लास के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है। तो वही यहाँ पे प्रोसेस बताया गया। तो स्टूडेंट जैसे उसका जब दहन करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो वो जो होता है वो चमकदार लोह के साथ क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन का दहन होने लगता है। स्टूडेंट्स ये सवाल आता है कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर क्या होता है, उसका रंग किस प्रकार बदल जाता है, ये हमें बताना रहता है, ऐसा सवाल आता है। तो यहाँ पे सवाल मिल गया, क्वेश्चन का आंसर हमें मालूम पड़ गया कि चमकदार श्वेत लोह के साथ जो होती है वो मैग्नीशियम रिबन क्या होती है, यहाँ पे जलती है और श्वेत चूर्ण जो होता है वो उसमें परिवर्तित हो जाता है। अब ये जो श्वेत चूर्ण होता है उसे स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। अब ये अभिक्रिया किस वजह से होती है, तो ऑक्सीजन जो होता है वायु में उपस्थित होता है और मैग्नीशियम के बीच अभिक्रिया होने के कारण मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे दूसरा एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया कि अगर हमें समझना है कि किसी पदार्थ के अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई है, तो हम इन 4 बातों से पता लगा सकते हैं। तो पहला पॉइंट दिया उसकी अवस्था में परिवर्तन, दूसरा उसके रंग में परिवर्तन, तीसरा गैस का निकास अथवा तो उत्सर्जन यानी गैस का उत्पन्न होना, निकलना, तापमान में परिवर्तन। यदि स्टूडेंट्स किसी भी पदार्थ के अंदर रासायनिक अभिक्रिया अगर हुई होगी तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, और रंग में परिवर्तन होगा, या तो किसी गैस का निर्माण हो सकता है या फिर उसके टेम्परेचर में परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, वही यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्रियाकलाप दिया हुआ है। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसका सबूत क्या है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं यहाँ पे। अब रासायनिक अभिक्रिया पहला दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक के अंदर हमें ये बताया गया है कि जो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो स्टूडेंट्स क्या होती है, 2 तत्वों के बीच होती है, जिसमें यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन, ये जो 2 एलिमेंट होते हैं, इन दोनों को के बीच अभिक्रिया होती है। तो अभिक्रिया जो होती है उसमें बीच में प्लस का सिंबल जो है वो लगा दिया जाता है, और इन दोनों एलिमेंट्स को अभिकारक कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। अथवा तो आप कह सकते हो जिन 2 तत्वों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है उन 2 तत्वों को अभिकारक कहा जाता है, ऐसा आप कह सकते हो। और उनके बीच में प्लस का सिंबल लगा के प्रक्रिया बताई जाती है। और यहाँ पे तो आपको तीर जैसा जो एरो मिलता है वो क्या करता है, इन 2 अभिकारक से रासायनिक अभिक्रिया से उसका कौन सा पदार्थ बनता है, जिसे हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। कौन सा पदार्थ बनता है उसको क्या करता है, ये एरो जो है वो सूचित करता है। अब जिन 2 अभिकारक के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हुई है उससे जो नया पदार्थ निर्माण होता है उसे स्टूडेंट्स हम उत्पाद बोलते हैं। ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई
है। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने बताया कि समीकरण में उत्पादों अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन होने के मध्य एक स्टूडेंट्स क्या होता है, तीर लगा होता है, जिसे यहाँ पे निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अब जो अभिकारकों के बीच का जो यहाँ पे मतलब जो अभिक्रिया होती है उसे प्लस चिन्ह लगाकर उन्हें लेफ्ट हैंड साइड की ओर लिखा जाता है, यानी दाईं ओर की साइड क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, ये दो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये दो हमारे अभिकारक होते हैं। उसके बाद एरो लगाकर जो नया पदार्थ निर्माण होता है उसे हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं, जो क्या करता है इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया से नया पदार्थ क्या बना है उसको सूचित करता है। उसके बाद आगे स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक दिया और उसे क्या करते हैं, उत्पाद को स्टूडेंट्स हम कहाँ लिखते हैं, उत्पाद को जो है स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड, ठीक है, यानी दाईं ओर यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे बाईं ओर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, जो हमारा अभिकारक होता है, जिन दो पदार्थों के बीच अभिक्रिया होती है उसे लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का चिन्ह लगाकर लिखा जाता है, दो तत्वों को। ठीक है, आगे स्टूडेंट देखते हैं, आगे का टॉपिक हमारा दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया लिखना। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसे किस प्रकार लिखते हैं, तो पहले हमने क्या देखा, रासायनिक समीकरण किस तरह लिखते हैं वो। अब यहाँ पे रासायनिक समीकरण को प्रॉपरली राइट कर लेना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है कि रासायनिक सूत्र यानी जो भी तत्व होते हैं उसका रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त यानी उपयोगी बनाया जा सकता है, शॉर्ट में उसे समझा जा सकता है। और रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, दर्शाता है। जैसे पहले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का यहाँ पे दोनों अभिकारकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया हुई तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है, यहाँ पे सूत्र का स्मरण होता है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम दे दिया है, ठीक है, उसको हमने क्या किया, दहन किया। दहन मतलब क्या, ऑक्सीजन वायु में आएगा यानी MgO बन गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ आप देखेंगे कि जो Mg जो है स्टूडेंट्स हमारे पास है, Mg स्टूडेंट संतुलित हुआ है क्या, संतुलित है। लेकिन स्टूडेंट देखो ऑक्सीजन जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे संतुलित नहीं है। यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 है, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या स्टूडेंट्स कितनी यहाँ पे है, सिर्फ 1 है, लेकिन होनी कितनी चाहिए, 2 चाहिए। तो इस प्रकार हमें क्या होगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ जो परमाणु की जो संख्या है उसे ध्यान में रखकर इसे हमें संतुलित करना होगा। अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर है तो इसका मतलब हमारा जो समीकरण है वो स्टूडेंट्स क्या है, संतुलित है। अगर यदि दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं है तो स्टूडेंट्स वो समीकरण क्या कहलाएगा, समीकरण असंतुलित कहलाएगा। तो वही स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया, जिस समीकरण में दोनों और का द्रव्यमान बराबर नहीं है तो ऐसी अभिक्रिया को स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे, तो असंतुलित समीकरण कहा जाएगा। और इस अभिक्रिया को, इस रासायनिक समीकरण का ढांचा को रासायनिक समीकरण कहा जाता है, मतलब बैलेंस करना। इस पूरे ढांचे को, ये जो पूरी प्रक्रिया जो होती है बैलेंस करने की, ठीक, इन सबको रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो ये इस टॉपिक में था। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे अगला टॉपिक हमारा दिया संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अब संतुलित जो रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है वो यहाँ पे देखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम हमने पहले ही पढ़ा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम स्टूडेंट्स क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना ही निर्माण यानी ना ही पैदा किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, सिर्फ उसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थात इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि रासायनिक अभिक्रिया से जो उत्पाद का कुल द्रव्यमान जो होगा वो अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी जितने परमाणु की संख्या अभिकारक में होगी उतने ही तत्वों की परमाणु की संख्या स्टूडेंट्स क्या होगी, उत्पाद के अंदर भी होगी। यानी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो होंगे वो दोनों स्टूडेंट्स कैसे होंगे, बराबर होंगे। वो यहाँ पे दिया हुआ है। आगे स्टूडेंट्स वहाँ पे जो एग्जाम्पल हमें क्रियाकलाप दिया गया था 1.2 वाला जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल वाला, तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ समझते हैं। तो यहाँ पे जिंक आप देखेंगे तो Zn जो है हमारे पास ये क्या है, जिंक का नाम है, ठीक है, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र है। और उसके बाद H2SO4 ये क्या हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब जिंक के अंदर क्या करते हैं, H2SO4 के विलयन के अंदर जब जिंक के दानेदार टुकड़े डाले जाते हैं तो जिंक जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पे H2SO4 में से क्या करेगा, सल्फेट को वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे विस्थापन मतलब हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, जिससे क्या बनाता है, वो जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, उत्पन्न होती है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है, उसको दर्शाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो तीर था हमारे पास, वो तीर से हमें क्या मालूम पड़ा कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है, वही यहाँ पे दिया हुआ
है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप दोनों के तत्वों की आप जो परमाणु की संख्या उसे आप चेक कर सकते हैं, वो आगे हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स अगर हमें इसके चेक करना हमें, तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा देखना होगा। जैसे तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देखेंगे कि देखो जिंक स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड, ये जो हमारा इस साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है, और इस साइड जो ये हमारा RHS यानी राइट हैंड हमारे पास साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जिंक कितना है स्टूडेंट्स, एक है, तो यानी ये राइट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी जिंक एक है, मतलब ये भी क्या है हमारा राइट है। उसके बाद आगे स्टूडेंट्स H2 हाइड्रोजन कितना दिया है 2, तो इधर भी हाइड्रोजन कितना है 2, यानी दोनों जगह इक्वल है। सल्फर कितना है हमारे पास स्टूडेंट्स 1 है, तो यहाँ पे भी सल्फर स्टूडेंट्स कितना हमारे पास 1 है, तो ये भी क्या राइट है। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 4 है स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स ये देखा कि दोनों यानी अभिकारक में तत्वों के परमाणु की संख्या भी क्या है, उसका द्रव्यमान जो है बराबर है, और उत्पाद में तत्वों के जो परमाणु के द्रव्यमान है उसका भी क्या है स्टूडेंट्स, जो भार है वो क्या है बराबर है। इस प्रकार ये समीकरण जो है हमारा क्या है संतुलित है, और इसे इस तरह बॉक्स बनाकर क्या होता है स्टूडेंट्स उसे लिखा जाता है। अब इसे स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, संतुलित, यानी एक संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है, जिसमें तत्वों के परमाणु की संख्या दोनों और क्या होती है, समान होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे एक एग्जांपल और दिया हुआ, जिसमें क्या है कि यहाँ पे रासायनिक जो है हमारे पास दिया हुआ, जो समीकरण दिया हुआ है वो स्टूडेंट्स क्या है संतुलित नहीं है, इसे हमें क्या करना है संतुलित करना है। तो स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे, जैसे आप देखेंगे आयरन Fe, तो आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले क्या करना है कि दोनों तरफ के द्रव्यमान को चेक कर लेना। द्रव्यमान नहीं है तो आपको क्या करना है, पहले तत्व का नाम यहाँ पे लिखना है, उसके बाद फिर अभिकारक के परमाणु की संख्या, और फिर उत्पाद के राइट हैंड साइड में जो परमाणु है उसकी संख्या हमें क्या करनी है, लिख देनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे Fe कितना है, एक, तो यहाँ पे Fe1, लेकिन RHS में Fe कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। उसके बाद आगे हाइड्रोजन कितना हमारे पास स्टूडेंट दिया 2, तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना है 2, यानी इक्वल है। ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 है, और अभिकारक में उत्पाद में कितना हमारे पास है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो रहा है 4, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से देखो हमने 4 यहाँ पे जो है वो लिख दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है वो उनका द्रव्यमान जो है बराबर नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, सूत्र के चारों सबसे पहले बॉक्स बना देना है, और बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, इसका ध्यान रखना। जो परिवर्तन करना है वो बॉक्स के बाहर करना है। उसके बाद नंबर 2 में स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, नंबर 2 में आप इसको बॉक्स बनाएंगे, एक में तत्व का नाम लिखेंगे, दूसरे में RHS यानी अभिकारक के परमाणु की संख्या लिखेंगे, और तीसरे में उत्पादों के परमाणु की क्या करेंगे, संख्या जो है उसे हम गिन के लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स तीसरे चरण में हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर उसके बाद हम तीसरे चरण में यहाँ पे अधिक परमाणु वाले संख्या जो होंगे उस यौगिक को हम क्या करेंगे, सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये चार्ट में देखेंगे चरण 2 के अंदर, तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे अधिक संख्या किसमें परमाणु की, यहाँ पे तो ऑक्सीजन जो है उससे सबसे ज्यादा, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन को यहाँ पे संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के कितने स्टूडेंट्स 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं और ऑक्सीजन के कितने परमाणु, केवल 1 परमाणु है। तो यहाँ आप देखेंगे तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे जो है H2 उसमें क्या करेंगे 4 से हम गुणा कर देंगे, तो जिससे हमारे पास यहाँ पे Fe3O4 जो है वो 4 से गुणा होगा, तो ऑक्सीजन कितना हमारे पास हो जाएगा 4 यहाँ पे हो जाएगा, जिसे हम इस तरह यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो H2O में हमने स्टूडेंट्स किससे गुणा किया, 4 से जो था हमने वहाँ पे गुणा किया। अब आगे के चरण के अंदर आप क्या देखेंगे कि हमने जो वहाँ पे गुणा किया, तो जब हमने जो गुणा किया तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जो है उसे हम जो है H2O4 अथवा तो H2O4 नहीं लिख सकते, हमें क्या होगा H2O के आगे जो है वो 4 का गुणांक यानी 4 से गुणा करके हमें ऐसा उसे बताना होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, सही तरीका होगा, अदरवाइज क्या होगा, गलत तरीका कहलाएगा। तो देखो हमने पहले देखा कि बॉक्स के अंदर कुछ नहीं करना, बॉक्स के बाहर करना, तो हमने क्या कर दिया 4 से गुणा कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ चरण चौथे में बताया गया कि अब हमारा जो हाइड्रोजन जो है, ठीक है, लेकिन वो संतुलित नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन तो हमारा संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो संतुलित नहीं हो रहा, क्योंकि स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखेंगे जब हमने यहाँ पे 4 का गुणांक लगा दिया H2O यानी पानी के अंदर, तो ऑक्सीजन तो हमारा 4 यहाँ पे संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी यहाँ पे कितना हो गया 8 होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो RHS है, ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, H2 जो था उसमें क्या करेंगे 4 गुणांक यहाँ पे लगा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन जो होगा वो 8 यहाँ पे हो जाएगा। तो वही स्टूडेंट्स चरण 4 में बताया गया, तो इस तरह हम क्या करेंगे, लिख के क्या करेंगे, H2 में क्या करेंगे हम 4 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार जो हमारा हाइड्रोजन जो होगा उसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 8, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों संतुलित हो जाएगा।
गा। फिर आप क्या करोगे, वापस बॉक्स बना के उसमें क्या करना है आपको, H2 में 4 से गुणा कर देना, 4 दूनी 8। अब स्टूडेंट्स यहाँ आप देखेंगे कि ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। अब संतुलित करना क्या बाकी रह गया, सिर्फ हमारा Fe बाकी रह गया। तो Fe को अगर हम देखेंगे राइट हैंड साइड में तो कितने हमारे पास 3 है, और Fe में लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, सिर्फ 1 है। तो हम स्टूडेंट्स जो चरण हमारा 5 है, उस चरण 5 के अंदर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा Fe था वहां पे हम क्या करेंगे, 5 का गुणांक लगा देंगे, यानी सॉरी 3 है तो यानी क्या करेंगे, 3 से हम उसे हम गुणा कर देंगे। तो Fe में 3 से गुणा किया तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, Fe3 उसे हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा क्या हो जाएगा, आयरन ठीक है, वो हमारा आयरन जो है वो बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे गुणा कर दिया स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार ये जो हमारा समीकरण था यहाँ पे आपने देखा, तो Fe में 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब आखिरी चरण यानी जो चरण नंबर 6 है उसमें क्या करना है आपको, सभी जो संतुलित समीकरण उसे क्या करना, चेक कर लेना है आपको कि ये दोनों में जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के परमाणु का द्रव्यमान बराबर, भार बराबर है कि नहीं। अगर भार बराबर हो तो उसे हम संतुलित समीकरण बोलेंगे, अगर भार बराबर नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, असंतुलित समीकरण बोलेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक डेफिनेशन और आती है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल कहा जाता है। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हीट एंड ट्रायल। मतलब कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया है, अगर वो संतुलित नहीं है तो उसे अगर संतुलित करने की जो अभिक्रिया होती है उस विधि को, प्रोसेस को हम हीट एंड ट्रायल कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे 7वां चरण हमें दिया, भौतिक अवस्था के संकेत में लिखना। यानी जो हमने यहाँ पे आयरन और H2O की जो प्रक्रिया जो हमने की थी तो उससे हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और हमें क्या मिला, H2 हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुआ। तो स्टूडेंट उन सब की क्या होती है, अवस्था, यानी जो हमारे पास लोहा था वो कौन सी अवस्था में था, जो हमारे पास पानी था वो कौन सी अवस्था में था, और जो अभी जो उत्पाद हमारा बना वो कौन सी अवस्था में, उसे लिखना जरूरी होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे प्रोसेस किया तो जो हमने जो आयरन लिया था, लोहा लिया था, वो हमें कौन सा लिया था, सॉलिड अवस्था में था, और जो पानी जो था H2O था वो कौन सी अवस्था में था, गैस अवस्था में था। ठीक है, मतलब कह सकते हो वाष्प था। तो लोहे पर स्टूडेंट्स क्या हो गया, जंग लग गया। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, वहाँ पे अलग हो गई। तो जो हाइड्रोजन लोहे पर जंग लगा तो लोहा तो क्या सॉलिड था। ठीक है, और हाइड्रोजन जो गैस होगी वो क्या होगी, गैस बन के वहाँ से उड़ जाएगी। तो इस अवस्था में हमें क्या हुआ, जो हमें तत्व था वो हमें मिलेगा अभिक्रिया करने के बाद। तो वही यहाँ पे बताया गया। तो जितनी भी अभिक्रिया होती है उसके एक क्या होते हैं, अवस्था होती हैं। ठीक है, हमें टोटल क्लास 9 में हमने 3 अवस्था पढ़ी है, ठोस, द्रव्य और गैस के बारे में हमने पढ़ा है। कभी कभी स्टूडेंट्स हमने देखा होगा यहाँ पे कि कभी कभी किसी परिस्थिति में क्या होता है, टेम्परेचर यानी तापमान, दाब यानी प्रेशर, अथवा तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं, उसे निशान के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे उत्प्रेरक लगा लेते हैं। ठीक है, उसके द्वारा क्या प्रोसेस किया जाता है। जैसे यहाँ पे CO कोबाल्ट ले लिया और H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दोनों गैस की अवस्था में। अब यहाँ पे 304 एटमोस्फियर, ये क्लास 9 पे आपने पढ़ा होगा। ये प्रेशर का वायुमंडल का दाब का क्या होता है, मात्रक, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटमोस्फियर बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखा तो क्या बना स्टूडेंट्स, हमारे पास CH3, देखो हाइड्रोजन कितना हमारे पास 4 था, तो यहाँ पे CH3 आ गया, कार्बन तो 1, हाइड्रोजन कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 1, 4, और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या, CH3OH, यानी स्टूडेंट्स ये हमें क्या बन गया, हमारे पास मिथेनॉल जो था वो हमारा बन गया। उसके बाद दूसरा यहाँ पे दिया कार्बन डाइऑक्साइड और फिर पानी। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्यू दिया। अब एक्यू मतलब एक्वस होता है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं जलीय विलयन बोलते हैं, है मतलब जल में घुलने वाला विलयन। उसके बाद हमारे पास पानी, जब पानी जो था वो लिक्विड अवस्था में था, तो सूर्य प्रकाश अथवा तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में इसमें हम अगर प्रोसेस होता है तो क्या बनता है स्टूडेंट्स, ग्लूकोज बनता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ग्लूकोज का समीकरण बताइए। तो रासायनिक सूत्र स्टूडेंट्स क्या है, तो C6H12O6। आपको इस तरह याद रखना है कि कार्बन 6 होगा, ऑक्सीजन में कितना होगा 6, लेकिन हाइड्रोजन कितना होगा उसका डबल, यानी 6 दूनी 12 होगा। इस तरह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, और साथ में उष्मा जो होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे उत्पन्न होता है। तो देखो सेम वही एग्जांपल दिए हैं जो हमने पहले पढ़े हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हमें पूछा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर धूल जो है वो जम जाती है, जिससे मैग्नीशियम में जल नहीं पाती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले क्या करते हैं, हम साफ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे समीकरण को संतुलित करना, तो आप स्टूडेंट्स को इसी तरह देख के कर लेना है, उसकी अवस्था वगैरह सारे जो है उसे बता देने हैं। और उसके बाद दिया है आगे तीसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रक्रिया के लिए उनकी अवस्था के संकेत के साथ संतुलित समीकरण भी यहाँ पे हमें बताना। तो यहाँ पे दिए गए सेम, तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे सेम वैसा ही पूरा आपको कर देना, सेम उसी के जैसा। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं।
तो स्टूडेंट्स हमने क्लास 9 में पढ़ा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध के टूटने अथवा तो जुड़ने से नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। चाहे रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के परमाणु के अगर चाहे वो उसका आबंध टूटता है या फिर जुड़ता है, तो दोनों में क्या होता है, पदार्थ का क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। जिसके बारे में विस्तृत में जानकारी जो है आबंध की चैप्टर 3 और चैप्टर 4 इसी पार्ट मतलब इसी साइंस के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया है अभिसंयोजन अभिक्रिया हमें दिया हुआ है। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या करना, हमने एक बीकर ले लिया और जल के अंदर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जल के अंदर हमने कैल्शियम के कण मिला दिया, उन दोनों की अभिक्रिया की। तो इससे स्टूडेंट्स जो है हम यहाँ पे फॉर्मूले के थ्रू, रासायनिक समीकरण के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम हमारे पास ऑक्साइड दिया हुआ है जो क्या है, बिना बुझा हुआ चूना है। अगर सॉलिड यानी जो है ठोस है वो, ठीक है। अब कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी यानी लिक्विड के अंदर स्टूडेंट्स मिलाते हैं, यानी चूना जो आपने देखा होगा, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स चूना जो होता है वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और जिससे हमें क्या होता है, चूना जो होता है वो बुझा हुआ चूना हमें प्राप्त होता है जलीय विलयन में, और साथ में क्या होती है उसमें यानी गर्माहट जो होती है वो उत्पन्न होती है। अगर ये एक्सपेरिमेंट आप करना चाहें तो जो चूना जो मिलता है घर पे, जो घर बनता है जब चूना लगाते हैं, ठीक है, तो वो चूना जो है पानी में डालते हैं तो आपने देखा होगा कि वो क्या होता है, मतलब भभकता जैसा दिखाई देता है। तो वो जो होता है वो उष्मा होती है, और जो अंदर जो चूना होता है वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो जिसे हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। अब ये इसका पूछना है बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको याद रखना है CaOH ब्रैकेट में OH2, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आगे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं, तो इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड जल का विलयन एक उत्पाद क्या करता है, यहाँ पे बनाता है, जिससे क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और ऐसी अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हो, मतलब सिर्फ एक ही उत्पाद का निर्माण करते हो, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। आगे स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे, तो ये भी इंपॉर्टेंट दिया है, चूने का उपयोग इसमें दिया है। तो जो बुझे हुए चूना जो होता है उसके विलयन का उपयोग जो होता है वो दीवारी के सफेद के लिए किया जाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है यानी Ca ब्रैकेट में OH2 वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है, जिससे दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत जो होती है वो बना देती है, और जिससे 2 या 3 दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, मतलब सफेदी जो करने के बाद इससे दीवारों पर क्या होती है, चमक आ जाती है। और रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी क्या है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है। तो यहाँ पे कैसे बनता है, तो जो चूने का पत्थर जो होता है उसे कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने पर कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर और H2O क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास जलीय विलीन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी जो संगमरमर जो होता है वो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है सॉलिड अवस्था में, और पानी जो होता है H2O हमें लिक्विड अवस्था में प्राप्त होता है। उसके बाद आगे का टॉपिक दिया है, तो संयोजन अभिक्रिया कुछ उदाहरण यहाँ पे दी, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन। तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस था, अभिक्रिया किए तो उसने उस ऑक्सीजन ने क्या किया, कार्बन को पिघला दिया, इससे क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में रूपांतरण हो गया। उसके बाद आगे स्टूडेंट्स हमें दिया है H2O और O2 से जल का निर्माण किस तरह होता है, तो वो भी एक क्या है स्टूडेंट, संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि 2 अभिकारक मिलकर सिर्फ एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमें क्या दिया, H2 दिया और यहाँ पे कितना दिया, O2। मान लीजिए अभी यहाँ पे 2 जो है वो स्टूडेंट्स वो नहीं दिया, तो हम क्या लिखेंगे, हमें पता है पानी का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। अगर यहाँ पे आप स्टूडेंट्स H2O2 अगर आप स्टूडेंट्स राइट करते हैं तो ये स्टूडेंट्स क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें इधर 2 ना लगाकर हमें क्या होगा, आगे 2 लगाना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देखेंगे कि हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना हमारे पास हो गया, 2। तो ऑक्सीजन 2 है, ये तो बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन 2 है क्या, नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आगे जो है वो 2 लगाना होगा, इस तरह हमारा संतुलित, तो यानी 2 दूनी 4, तो ये भी 4 हो गया, और ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद तो यहाँ पे हमने देखा जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ केवल संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद आगे दिया है क्रियाकलाप 1.4 में, जिन अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब दो तत्वों के बीच ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण तो हो ही रहा हो, साथ में उस स्टूडेंट्स उष्मा भी उत्पन्न होती हो, तो ऐसी अभिक्रिया को उष्माक्षेपी
रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इसका अपोजिट दूसरी अभिक्रिया और पढ़ेंगे, उष्मा शोषण अभिक्रिया, जो आगे हम देखेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो आगे स्टूडेंट्स एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे प्राकृतिक गैस, इसे हम क्या बोलते हैं, मीथेन, तो हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है। तो CH4 और हमारे पास ऑक्सीजन की अभिक्रिया, तो हमें क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे, जो पानी में लेकिन कैसे, बाष्प के स्वरूप में, तो ऊर्जा प्राप्त। तो ये स्टूडेंट्स कैसी भी क्रिया है, उष्माक्षेपी प्रक्रिया। साथ में आपको बता दूं, श्वसन जो है, हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया है, वो भी स्टूडेंट्स क्या है, एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज हमारे, जब हम भोजन खाते हैं तो वो क्या होता है, भोजन का छोटे छोटे टुकड़े में रूपांतरण होता है। तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में पूरा पढ़ के समझाता हूँ स्टूडेंट्स। तो जीवन जीने के लिए हमें क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, ऊर्जा जो होते हैं वो भोजन खा के हम क्या करते हैं, वो भोजन खाते हैं, तब उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर होता है। अब इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज का क्या होता है, हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। अब यह ग्लूकोज, जिसका हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या स्टूडेंट्स फॉर्मूला पढ़ा, C6H12O6 हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा। तो ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा क्या करता है, प्रदान करता है। यानी ग्लूकोज जो होता है वो क्या करता है, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन से मिलकर क्या करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और इस अभिक्रिया का नाम श्वसन है। इस प्रकार श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें यहाँ पे पाचन तंत्र के बारे में जो पूरी जो है हम यहाँ पे विस्तृत से पढ़ेंगे। किसके अंदर स्टूडेंट्स विस्तृत से पढ़ेंगे, तो चैप्टर 6 के अंदर यहाँ पे हम विस्तृत से उसके बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे एक प्रोसेस दिया हुआ था, ग्लूकोज जो होता है, यहाँ पे ग्लूकोज यहाँ पे ऑक्सीजन से अभी मिलकर क्या बनता है यहाँ पे स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड H2O, यानी ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस होता है, ठीक है, और यहाँ पे H2O पानी, और हमें क्या होती है, ऊर्जा यहाँ पे प्राप्त होती है। उसके बाद आगे स्टूडेंट दिया हुआ दूसरा एग्जाम्पल दिया गया, इस तरह यहाँ पे साग भाजी जो हम खाते हैं ना, वनस्पति का जीव विघटन होकर कंपोस्ट बनना भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक ही उदाहरण है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल दिया हुआ है क्रियाकलाप। तो गैस को धीमे से अपने नाक की ओर मोड़ दीजिए, फिर क्या दिया यहाँ पे, उसके बाद क्वथन नली के खुले सिरे को अपने पड़ोसी या अपने और ना ले, ठीक है, मतलब पास से ना ले। उसके बाद क्वथन नली फेरस सल्फेट का एक क्या है स्टूडेंट्स, क्रिस्टल है, उसे हमें क्या करना है, यहाँ पे बर्न करना है। तो क्रिस्टल मतलब यहाँ पे उसका एक टुकड़ा ले लिया गया, तो वही यहाँ पे बताया गया। तो स्टूडेंट इसे हम एक रासायनिक समीकरण के थ्रू समझते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो जब यहाँ पे फेरस सल्फेट का जो विलयन है, ठीक है, उसके क्रिस्टल के हरे रंग में जब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करेंगे, ठीक है, किससे स्टूडेंट्स हमने गर्म किया, बर्नर से जब हम गर्म करते हैं फेरस सल्फेट को, तो जब आप गर्म करेंगे तो जैसे ही गर्म करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हरे रंग में वो परिवर्तन हो जाएगा, और सल्फर के दहन से उत्पन्न जो अभिलाक्षणता यानी गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। यानी जो फेरस सल्फेट हमारे पास था उसको हमने गर्म किया, तो यानी एक अभिकारक से यहाँ पे हमने क्या देखा कि स्टूडेंट्स 2 या 2 से अधिक जो है वो उत्पाद जो है उनका निर्माण हुआ, और साथ ही यहाँ पे उसका जो रंग जो हो गया वो क्या हो गया, हरे रंग का यहाँ पे हो गया। तो फेरस ऑक्साइड बना, और दूसरा हमारे पास क्या बना यहाँ पे स्टूडेंट्स, सल्फर ऑक्साइड बन गया, और यहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड बना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस अभिक्रिया में एक ही अभिकर्मक टूटकर जो होता है वो छोटे छोटे उत्पाद में क्या होता है, प्रदान करता है। इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप स्टूडेंट्स कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक का छोटे छोटे टुकड़ों में उत्पाद में रूपांतरण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो वही यहाँ पे गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्या होता है, FeSO4 का क्रिस्टल जल त्याग देता है, और क्रिस्टल का रंग जो होता है वो क्या होता है, बदल जाता है। उसका रंग कैसा होता है स्टूडेंट्स, हरे रंग का हो जाता है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3, और फेरिक ऑक्साइड यानी FeO2, और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, ये सब क्या होते हैं, हमें वियोजित प्राप्त होते हैं। जहाँ पे फेरस ऑक्साइड जो होता है वो यहाँ पे देखिए ठोस कैसे अवस्था में देखा स्टूडेंट, ठोस अवस्था में होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये दोनों जो होते हैं वो गैसियस फॉर्म के अंदर होते हैं। उसके बाद आगे स्टूडेंट्स एक समझाया गया है कि उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन होना एक प्रमुख वियोजन ही अभिक्रिया है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल एक और दिख दिया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड
हमें क्या होता है प्राप्त होता है, यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है बुझा हुआ चूना सॉलिड अवस्था में होता है। तो ये भी एक क्या है वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके पहले स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा, संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन कहते हैं। जबकि वियोजन अभिक्रिया क्या है, सिर्फ एक ही अभिकारक जो होता है वह दो या दो से अधिक तत्वों में क्या होता है रूपांतरण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिसे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, अथवा तो उसे बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो इसे बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, मतलब किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को। अब ये जो अभिक्रिया है क्या है ये स्टूडेंट्स, ये ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जिस तरह हमने पढ़ा था ऊष्माक्षेपी, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अर्थात क्या, मतलब जब हम अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो वहाँ पे क्या होता है उत्पन्न होता है, मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उससे हम क्या बोलते हैं ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया कहते हैं। अब जिस अभिक्रिया करने के लिए उसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती हो, मतलब ऊष्मा का शोषण होता हो, ऊष्मा खर्च होती हो, तो ऐसी अभिक्रिया को आप क्या बोल सकते, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि उसमें ऊष्मा का शोषण होता है। ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा शोषण अभिक्रिया कहते हैं।